मिल्की वे आकाशगंगा जहां हम रहते हैं, अंतरिक्ष में एक विशाल पिनव्हील की तरह घूमती है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 14 अरब साल पहले बनी थी। इसमें बहुत कुछ है। तारे, नेबुला जो धूल और गैस के बादल हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, आप, मैं, आपके माता पिता और सड़क पर रहने वाला वह गंदा बच्चा। आप समझ गए होंगे, ये सब आकाशगंगा के केंद्र से लंबी सर्पिल भुजाओं में फैले हैं। एक अद्भुत दृश्य। आकाशगंगा लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और हमारे सूर्य को पूरे सौरमंडल के साथ आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। वाह, यह बड़ी गोद है। रात में आकाश देखो, वहां जो भी तारे दिखते हैं वे आकाशगंगा की एक भुजा में होंगे। दूरबीनों के आविष्कार से पहले लोग सितारों को स्पष्ट नहीं देख सकते थे। वे धुंधले होकर आकाश में फैली एक सफेद लकीर बन गए जो दूध की नदी जैसी लग रही थी। इसी से हमारी आकाशगंगा का नाम पड़ा। अब कुछ नई और रोमांचक खबरों पर आते हैं। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कुछ ऐसा खोजा है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आकाशगंगा के केंद्र में छिपा हुआ यह मोर्स कोड जैसा लगता है। क्या हमारी आकाशगंगा हमसे संवाद करने की कोशिश कर रही है? 1980 के दशक की शुरुआत में खगोलविदों ने धनुराशि ए के पास लंबवत लटके हुए विशाल एक आयामी तंतुओं की खोज की थी। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हाल ही में इस तरह के एक नए प्रकार के तंतु भी खोजे गए हैं, लेकिन ये तंतु काफी छोटे हैं और क्षैतिज या रेडियल रूप से स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, वे ब्लैक होल से बाहर की ओर पहिए पर लगे स्पोक्स की तरह फैलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भले ही इन दोनों प्रकार के तंतुओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी उत्पत्ति की संभावना अलग अलग है। विभिन्न मूल हैं। ऊर्ध्वाधर तंतु आकाशगंगा में फैले हैं जो 150 प्रकाश वर्ष ऊंचे हैं। क्षैतिज तंतु मोर्स कोड के डैश और डॉट्स जैसे हैं। वैज्ञानिकों ने जब यह पाया तो वे उत्साहित हुए, पर उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत शोध करना पड़ा कि संरचनाएं वैसी ही हैं जैसी दिखती थीं। वे पुष्टि कर सके कि तंतु यादृच्छिक नहीं थे, बल्कि ब्लैक होल के बहिर्वाह से जुड़े थे। उनकी बदौलत ब्लैक होल के घूमने और उसके संचयन डिस्क के अभिविन्यास का अध्ययन करना संभव हो पाया है। ब्लैक होल के चारों ओर पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क उसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में बनी रहती है। लेकिन आइए हम उन तंतुओं पर करीब से नजर डालें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लगभग 1.0 ऊर्ध्वाधर तंतु हैं। ये तंतु जोड़े और समूहों में दिखाई देते हैं और अक्सर या तो समान रूप से दूरी पर होते हैं या वीणा के तारों की तरह एक दूसरे के बगल में होते हैं। जहां तक उनके क्षैतिज समकक्षों की बात है, वे लगभग 6 मिलियन वर्ष पुराने लगते हैं। अब दोनों तंतु एक आयामी हैं। इन्हें रेडियो तरंगों से देखा जा सकता है और ये आकाशगंगा के केंद्र में होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े लगते हैं। बस इतना ही। समानताएं यहीं खत्म होती हैं। ऊर्ध्वाधर तंतु आकाशगंगा तल के लंबवत हैं। क्षैतिज तंतु समानांतर है, लेकिन आकाशगंगा के केंद्र और ब्लैक होल की ओर रेडियल रूप से इंगित करते हैं। ऊर्ध्वाधर तंतु चुंबकीय होते हैं। क्षैतिज तंतु ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करते प्रतीत होते हैं। ऊर्ध्वाधर तंतुओं में प्रकाश की गति के बहुत करीब गति से चलने वाले कण होते हैं। क्षैतिज तंतु ऐसा नहीं करते। बहुत अधिक ऊर्ध्वाधर तंतु हैं और वे क्षैतिज रूप से 150 प्रकाश वर्ष की तुलना में 5 से 10 प्रकाश वर्ष तक फैले तंतुओं से बहुत बड़े हैं। किसी भी मामले में नई खोज अभी भी बहुत सी अज्ञात चीजों से भरी हुई है और खगोलविद उन्हें सुलझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सौरमंडल में केवल तंतु ही नहीं, और भी विचित्र घटनाएं हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में एक अजीब घूमती वस्तु खोजी थी। यह पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। यह वस्तु हर घंटे 3 बार रेडियो ऊर्जा के बड़े विस्फोट करती है और भले ही अन्य वस्तुएं भी चालू बंद होती हैं, जैसे पल्सर, लेकिन इतनी बार बार स्पंदन पहले नहीं देखा गया। कुछ खगोलविदों ने इसे डरावनी खोज माना, क्योंकि आकाश में कोई ज्ञात वस्तु ऐसा नहीं कर सकती थी। शोध टीमों ने इस पर काम किया और पाया कि यह वस्तु पृथ्वी से 4.0 प्रकाश वर्ष दूर हो सकती है। यह बहुत चमकीला है और इसका चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत है। फिर भी अगर आप पूरा गणित करें तो मैं नहीं, आप जानेंगे कि इसमें हर 20 मिनट में ऐसी रेडियो तरंगें उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होनी चाहिए। इस रहस्यमयी वस्तु की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के सिद्धांत हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर हो सकता है। जो भी हो, वहीं कुछ का दावा है
कि यह एक सफेद बौना या किसी ढह चुके तारे का अवशेष हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह कुछ ऐसा हो जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना हो, एक बिल्कुल नई तरह की वस्तु। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, खगोलविद आवृत्तियों की विस्तृत श्रृंखला में संकेत का निरीक्षण करने में सफल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक है और यह कोई कृत्रिम चीज नहीं है। अब मिल्की वे के बारे में एक और रहस्य है। अरे, मैं क्या कह सकता हूं? यह एक रहस्यमयी जगह है। लगभग 15 साल पहले खगोलविदों ने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। गामा किरणें प्रकाश का एक अविश्वसनीय रूप से उच्च ऊर्जा वाला रूप है। यही कारण है कि जब आप अपनी आंखों के बजाय गामा किरण दूरबीन के माध्यम से आकाश का निरीक्षण करते हैं तो अंतर नाटकीय होता है। इसीलिए जब खगोलविदों ने इस दूरबीन का उपयोग करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हमारी आकाशगंगा का केंद्र, उदाहरण के लिए, अन्य की तुलना में बहुत अधिक गामा विकिरण उत्सर्जित करता है इसके बाहरी इलाके में। सरल शब्दों में कहें तो आकाशगंगा के ठीक बीच में कुछ अविश्वसनीय रूप से चमकीला हो रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी इस घटना के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं खोज पाया है। लगभग 1 दशक से कुछ खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि आकाशगंगा का केंद्रीय क्षेत्र इतनी तीव्रता से चमक रहा था क्योंकि वहां डार्क मैटर नष्ट हो रहा था। हालांकि किसी ने कभी डार्क मैटर के विनाश को नहीं देखा है। वैज्ञानिक इस घटना के बारे में परिकल्पना करते रहे हैं। यह एक रहस्यमय घटना है और इसे समझना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों से इस पर शोध कर रहे हैं ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। लंबे समय तक स्वाभाविक रूप से हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, लेकिन यह प्रक्रिया गामा किरण दूरबीन द्वारा देखे गए विकिरण को उत्पन्न कर सकती है। ऐसा संभव है यदि डार्क मैटर के कण टकराते हैं, जैसे कण त्वरक में साधारण पदार्थ कण टकराते हैं, तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और परिणाम स्वरूप वे अन्य कणों की बौछार में बदल जाएंगे, जिसमें गामा किरणें बनाने वाले कण भी शामिल हैं। लेकिन समस्या यही है, यदि रहस्यमयी चमक डार्क मैटर के विनाश से उत्पन्न हुई थी तो गामा किरणें अंतरिक्ष में समान रूप से फैल जाती। इसके बजाय वे गुच्छों में इकट्ठा हो जाती हैं। इस कारण से कई समर्थकों की बड़ी निराशा के बावजूद डार्क मैटर पर आधारित सिद्धांत विफल रहा। मिल्की वे क्यों चमक रहा है? इसका एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण भी है। दोषी मिलीसेकंड पल्सर का एक समूह हो सकता है जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। जब मैं तेज कहता हूं तो मेरा मतलब है प्रति सेकंड लगभग 1000 बार। यह विचार की चमक मिलीसेकंड पल्सर से है काफी संभव है। जैसा कि पहले बताया, वहां से आने वाला प्रकाश चिकना नहीं बल्कि गुच्छेदार होता है। यह तब होता है जब प्रकाश का स्रोत एक अलग वस्तु जैसे पल्सर होता है। कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि मिलीसेकंड पल्सर इस घटना के लिए सबसे उपयुक्त व्याख्या है, प्रकाश की प्रकृति के कारण। हालांकि कई वैज्ञानिक अब भी सहमत नहीं हैं। वे सबूत चाहते हैं, है ना? वे कहते हैं कि सितारों और ब्रह्मांडीय किरणों की गैस की परस्पर क्रिया से प्रकाश के गुच्छे बन सकते हैं। साथ ही पल्सर सिद्धांत में एक और समस्या है, इतने सारे क्यों आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक गोले में इकट्ठे होंगे? संभवतः आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाले सितारे आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण से बाधित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप इन बिखरे हुए तारों ने, जिनमें पल्सर भी शामिल हैं, बाद में आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक गोलाकार खोल का निर्माण किया। लेकिन वास्तव में पूरी तस्वीर पल्सर और डार्क मैटर दोनों से बिल्कुल अलग नजर आती है। ये स्थिति वैज्ञानिकों के पास उत्तरों की तुलना में अधिक सवाल छोड़ जाती है और आगे जो कुछ करना बाकी है वह है और अधिक शोध और परीक्षण। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।